हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में आपने बेसिक टर्म्स कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सब पढ़ ली है, ठीक है। मॉड्यूलस था, आपका कॉन्जुगेट था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, देन स्क्वायर रूट हमने निकालना सीखा। आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। आपने जूनियर क्लासेस में एक पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन पे, वो तो सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में अब आप पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम पढ़ चुके हो, इमेजिनरी सिस्टम आप पढ़ चुके हो, तो उसको एक प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, z से डिनोट करते हैं, a प्लस आयोटा बी। स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें a और b दोनों रियल नंबर है। a रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, b इमेजिनरी पार्ट है। अगर एक पॉइंट होता 2,3 तो मैं 2,3 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर सकता हूं बहुत सिंपल तरीके से। हमारे पास यहां पर अगर मैं 2,3 को प्लॉट कर रहा हूं तो यहां पे x2 हो गया और y आपका 3 हो गया। हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। ये जो प्लेन है जिस पे मैं पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूं, ये था कार्टेशियन प्लेन। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे पहले तो हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोल देंगे। एक्स एक्सिस इस बार अब आपका रियल एक्सिस की तरह काम करेगा। वाई एक्सिस अब आपका इमेजिनरी एक्सिस की तरह काम करेगा, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। यहां पर आपको ए जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट वो आपने एक्स एक्सिस पे रख दिया, मतलब रियल एक्सिस पे, क्योंकि ये रियल पार्ट है। और जो बी है आपका, बी वो अपना वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब आपने मॉड्यूलस लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मॉड्यूलस को। देखो, अगर आप ए और बी, ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, अगर आप पाइथागोरस लगाते हो तो आपको आर यहां पे मिलेगा। आर यहां पे क्या मिलेगा? मॉड्यूलस को हम मोड जेड से डिनोट करते थे, अगर आपको याद हो, या फिर आर से डिनोट करते थे। और इसकी वैल्यू क्या थी? अगर देखो पाइथागोरस लगाए हम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो अब रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये ओपी है यहां पे इस फिगर में, इस प्लेन में ओरिजिन से मैं पी पॉइंट को जब ज्वाइन करूंगा तो जो मुझे ओपी मिल रहा है उसकी लेंथ मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, क्या ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस वाला प्लेन कार्टेशियन प्लेन है? रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस वाला प्लेन कार्टेशियन प्लेन नहीं होगा, उसको अब हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। या फिर इसको हम बोलेंगे आर्गेंट प्लेन, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी भी आर्गेंट प्लेन की बात कर रहा है इसका मतलब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हो एक प्लेन पर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था मेरे पास a प्लस आयोटा बी, तो मैंने a पकड़ा एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जो कि रियल एक्सिस का कंपोनेंट है, और आयोटा के साथ जो पार्ट है हमारा वो इमेजिनरी वाला कंपोनेंट है, वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये पूरा प्लेन किस में कन्वर्ट हो गया? आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है तो कार्टेशियन प्लेन, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की बात हो रही है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ये आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। फिर हमने रियल एक्सिस पे जो हमारा लेंथ है यहाँ पे रियल पार्ट का, फिर इमेजिनरी एक्सिस पे जो वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट की, उसका अगर मैंने पाइथागोरस कैलकुलेट किया, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हाइपोटेनस कैलकुलेट किया, तो मुझे ये जो वैल्यू मिली, मैं इसको क्या बोल रहा हूं? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यहां पे क्या होता है? उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से। ये वैल्यू आपकी थीटा, यहां पे क्या एंगल है? थीटा आपका ओपी, ओपी वाली जो लाइन, मतलब जो मॉड्यूलस वाली जो लाइन है, वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना एक्स एक्सिस की, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये आपका ओपी क्या एंगल बना रहा है? मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने लिख दिया, इसको हाईलाइट किया हमने कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आपका आर्गुमेंट होनी चाहिए और मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस केस में हमारा एंगल पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज तो लेते हैं हम ट्रिगो में भी एंगल जब कैलकुलेट करते हैं। तो थीटा यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा? वही हम tan अल्फा वगैरह निकालेंगे, मतलब इसके सब्स्टिट्यूट पे मैं आपको चलो आगे दिखाता हूँ। आर्ग्यूमेंट के हमारे पास काफी केसेस हैं, ढंग से समझेंगे इसको।
जनरली बच्चे डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि वो फॉर्मूले किस तरह से बन रहे हैं, तो आपका कभी कॉन्सेप्ट इसमें दिक्कत में नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन मैंने किस पे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर की, आर्गेंट प्लेन पे। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ओपी इज द मॉड्यूलस एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या है, एंगल बिटवीन ओपी एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। चलो आगे देखते हैं, अब आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं। देखो सबसे मेन कंडीशन, आर्ग्यूमेंट मुझे पता है एक एंगल है, तो एंगल अगर मैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूं तो आपका एंगल 0 से 2 पाई पूरा या फिर आगे भी जा सकता है क्या वो। इसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो आपका होगा उस केस में थीटा हमेशा माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का रेंज है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। मतलब आप यहां पे 0 से पाई पे आ सकते हो, या फिर माइनस कैसे आएगा, अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा हूं ना, अगर मैं इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज लेना शुरू कर दूं, क्लॉकवाइज, तो वो क्या होगा 0 से माइनस पाई की तरफ, 0 से पाई या फिर 0 से माइनस पाई, इस तरह से हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ले सकते हैं। इसी रेंज में आपका आर्ग्यूमेंट होगा। चलो अब देखते हैं कैसे कह रहा है यहाँ पे, केसेस कैसे बनेंगे। आपका कहता है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब अगर आपके पास z आपके पास जो है वो a प्लस आयोटा b है, जिसमें आपका a और b दोनों पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। हमने क्या किया, वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे एक एंगल निकालता हूँ tan की रेशियो वाला, tan अल्फा, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b बाय a, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b बाय a, ठीक है। अलग अलग कॉन्सेप्ट है आर्ग्यूमेंट निकालने के, मैं आपको बहुत स्ट्रेट एक मेथड सिखा रहा हूँ कि आपने क्या किया, इसको यहाँ पे अल्फा कंसिडर किया, तो tan अल्फा क्या होगा, b अपॉन में a। अच्छा, चाहे ये फर्स्ट में हो सेकंड में हो, आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। देखो अभी तो दोनों पॉजिटिव है तो आंसर डायरेक्टली पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव भी हुआ तो tan अल्फा की वैल्यू हम पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब tan अल्फा अगर मेरे पास मिल रहा है तो इसमें जो भी वैल्यू मुझे आएगी तो मैं यहां से ऑब्टेन कर लूंगा अल्फा, ऑब्टेन कर लूंगा यहां से अल्फा। अब आप चेक करो, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उस केस में मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका क्या है, ये देखो मैंने क्या किया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू किया, तो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये ओपी ऐसे ही होगा ना, तो आपका आर्ग्यूमेंट जो आपने यहां पे एंगल निकाला यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो ही आपका आर्ग्यूमेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आर्ग्यूमेंट इस अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। इसको समराइज भी करेंगे चारों केसेस को, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे देखने अभी हमने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का समझ आया कॉन्सेप्ट कि आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ देखा ओपी कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो थीटा ही तो बनाएगा। और ये थीटा किसके इक्वल है, अगर मैं इसमें tan अल्फा की रेशियो ले रहा था, तो अभी इसके एग्जांपल लूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। आप अभी इसके फॉर्मूले समझो कैसे बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट केस मेरे पास क्या है, नेक्स्ट केस मेरे पास क्या है कि व्हेन z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब z मेरे पास a प्लस आयोटा b है, आयोटा b है, जिसमें a मेरे पास इस बार क्या है, नेगेटिव, लेकिन b तो पॉजिटिव ही है। तो कहाँ प्लेस किया जाएगा, a नेगेटिव लेफ्ट साइड आ गया, b पॉजिटिव ऊपर ही है। तो मैंने फिर से यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, मैंने tan अल्फा लिया, tan अल्फा लूंगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b बाय a, ठीक है। यहां से जो वैल्यू आएगी मेरे को क्या मिलेगी, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्या इस बार अल्फा मेरा आर्ग्यूमेंट है, पिछली बार तो अल्फा ही मेरे पास आर्ग्यूमेंट मिल गया था। इस बार अगर मैं चेक करूं तो ओपी तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है। मेरे को आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, ये, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना शुरू किया तो ये ओपी कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये आपका थीटा है। ये आर्ग्यूमेंट होगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओपी के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए क्या एंगल बना रहा है, थीटा ये, और ये थीटा अल्फा के हिसाब से देखो तो क्या मिलेगा मुझे, इस बार आर्ग्यूमेंट क्या मिलने वाला है, पाई माइनस अल्फा। नहीं दिख रहा आपको, देखो ना टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल इस पाई, पाई में से अल्फा को माइनस करोगे तो थीटा मिल जाएगा मुझे। समझ आया, ये कॉन्सेप्ट है। z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस बार मेरे पास z है a प्लस आयोटा b। अब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है, तभी तो ये यहां पे आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने अल्फा कैलकुलेट किया,
मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियो तो लेंगे ना, ए और बी, जिससे हमें वैल्यू मिल जाए कुछ एंगल की। तो tan अल्फा मैंने फिर से एब्सोल्यूट वैल्यू ली, मतलब वैल्यू दोनों नेगेटिव है, वैसे ही पॉजिटिव हो जाती है नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करके। इन केस नेगेटिव आ भी रही है मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो ही जाएगा। यहाँ से मैं ऑब्टेन कर लूँगा अल्फा, अल्फा ऑब्टेन कर लूँगा। अब थीटा क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस ये है, क्या मैं ऐसे आ सकता हूँ कैलकुलेट करने के लिए? अगर मैं ऐसे आता हूँ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए, तो देखो ये पूरा एंगल यहाँ पे क्या पाई, और नीचे आते आते पाई से ज्यादा हो गया। और आपको याद होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैंने क्या बताया था आपको, माइनस पाई से पॉजिटिव पाई के बीच में हो सकता है, तो ये तो पाई से ज्यादा हो जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, एक सेकेंड, इस तरह से मेजर नहीं कर सकते। तो फिर फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा, आना तो मुझे यही से है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से, और ओपी ये दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे ले आऊं तो इस केस में थीटा ये होगा। अब देखा जाए तो थीटा फिर से पाई माइनस अल्फा है, लेकिन इस बार रोटेशन कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा था तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे, ये ट्रिगो में भी मैंने आपको बताया था, तो उस केस में एंगल हम नेगेटिव मेजर करते हैं। तो है तो ये पाई माइनस अल्फा ही, पाई माइनस अल्फा। मैं इसके आगे माइनस क्यों ले रहा हूं, लिख देता हूं यहाँ पे ड्यू टू, मेंशन कर देता हूं ड्यू टू क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, बुक्स में आपको डायरेक्टली ये लिखा होगा फॉर्मूला माइनस पाई प्लस अल्फा, पता नहीं चलता कैसे आया ये, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ओपी की तरफ आ रहे हो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो एंगल पॉजिटिव होता, क्लॉकवाइज ले रहे हो तो एंगल नेगेटिव है। ठीक है, एक फोर्थ केस रह गया आपका, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इस केस में z आपके पास क्या है, a प्लस आयोटा बी, इसमें आपके पास क्या है, a आपका क्या है पॉजिटिव, इस बार b आपको नेगेटिव दिख रहा है। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, अल्फा एंगल ले लिया ट्राइंगल के अंदर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई की, आपने tan अल्फा लिया विच इज इक्वल टू मॉड b बाय a, यहां से हमने अल्फा को ऑब्टेन किया। अल्फा ऑब्टेन करने के बाद अब हम थीटा पे सोच रहे हैं, तो अगर मैं यहां से घूम के आता हूं कि ओपी ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और मुझे ओपी तक आना है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा था, तो भाई ये तो 270 से भी ज्यादा आ रहा है एंगल, मैं तो 180 तक ही ले सकता हूँ मैक्सिमम, तो ये मेजरमेंट तो गलत है। तो फिर क्या हुआ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ओपी ये दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे मेजर कर लिया, ऐसे मेजर कर लिया, तो जो थीटा मुझे दिख रहा है, थीटा मुझे दिख रहा है वो अल्फा के इक्वल ही आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर ही है, लेकिन मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो माइनस अल्फा रहेगा ये। ठीक है, इसको समराइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसमें मेरे पास ए और बी दोनों पॉजिटिव है, उस केस में थीटा मुझे क्या मिल रहा है, डायरेक्टली अल्फा के इक्वल। अल्फा कहां से मिलेगा, tan अल्फा की रेशियो से। z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब a नेगेटिव b पॉजिटिव, उस केस में थीटा मेरे पास क्या है, पाई माइनस अल्फा। When z lies in थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस है माइनस भी है दोनों, उस केस में थीटा क्या है, इस सेकंड क्वाड्रेंट वाले का ही रोटेशन चेंज करने की वजह से माइनस हो गया। और when z lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, जब a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, तो थीटा क्या होगा, इसी का हमने एंटी क्लॉकवाइज ले ली रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज पे आ गए तो माइनस अल्फा हो गया। तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, लिस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, ये लिस्ट अगर याद है तो आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अच्छा, कैसे आई ये लिस्ट, मैंने एक एक केस आपको थोरोली बता दिया। ठीक है, एक बार आप इसको सुन लेना, दोबारा रिवाइज कर लेना, लिख लेना, क्वेश्चंस जरूर हो जाएंगे इसके, और पेपर में क्वेश्चन आता भी है इस पर जरूर। ठीक है, देखते हैं आगे, एक रिप्रेजेंटेशन और है हमारे पास। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म है, ये तो हमें पता ही है। तो a इज द रियल कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो रियल एक्सिस पे प्लेस कर दिया। अच्छा, b आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी एक्सिस पे प्लेस कर दिया। ये r आपका क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ये पूरा प्लेन क्या है, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर मैं ट्रिगो लगाऊं, इसमें थोड़ी सी ट्रिगो लगाई जाए, तो आपको पता है a अपॉन r की रेशियो, a बाय r की रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको क्या दिख रहा है, cos थीटा। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं b अपॉन r की रेशियो देखूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या मिलेगा आपको, sin थीटा। तो यहां से b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, r sin थीटा।
मैंने z को फिर से कंसिडर किया, z आपके पास था a प्लस आयोटा b, और फिर मैंने क्या किया, a की वैल्यू रख दी r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो आपने z कैलकुलेट किया जिसमें आपका r और थीटा इन्वॉल्व हो गया, ये पोलर फॉर्म होती है या फिर आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ये भी एक रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखो ना, ये तो आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा है एज नंबर। यहाँ पे क्या किया आपने, इसको एक उसके मॉड्यूलस वाले कंपोनेंट में और जो उसका आर्ग्यूमेंट है उसमें आपने एक्सप्रेस कर दिया। तो थीटा अभी हमने निकाला सीखा, थीटा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, आर आपका यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ जेड विच इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और जो थीटा है वो पर्टिकुलरली आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, आप लिखोगे ए आर जी ब्रैकेट में जेड, ए आर जी ब्रैकेट में जेड, मतलब आर्ग्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन है ये शॉर्ट फॉर्म। क्लियर हुआ? अब थोड़े क्वेश्चंस देखें इस पे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा ये। देखो स्टार्ट किया हमने, मॉड्यूलस पूछ रहा है आपसे और आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट हम तभी निकाल सकते हैं बच्चों जब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल। आप इसको क्या करोगे, आप z कंसिडर कर लोगे इसको, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अच्छा, इसको किससे कंपेयर किया मैंने, a प्लस आयोटा b से, है ना। इसको किससे कंपेयर किया, a प्लस आयोटा b से। तो आपको a कितना मिल गया, आपका a 1 हो गया, और b कितना, आयोटा का आगे वाला कंपोनेंट वो भी 1 हो गया। मॉड्यूलस बोला है तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला तो सबसे इजी है, रिप्रेजेंटेशन क्या क्या थी इसकी, r इक्वल टू मोड ऑफ z, दोनों रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल वर्किंग है, a भी आपका 1 है, b भी आपका 1 है, तो ओवरऑल आंसर इज √2, ये आपने r निकाल लिया। अब अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है बच्चों इसका, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि आप पहले tan अल्फा कंसिडर करोगे, tan अल्फा। आर्ग्यूमेंट हेडिंग डाली आपने, यहां पे कंसिडर किया tan अल्फा विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b बाय a। एब्सोल्यूट मतलब वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। बाकी b और a बाई चांस यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमने b की वैल्यू 1 रखी, a की वैल्यू 1 रखी, ओवरऑल मोड ऑफ 1 आ गया विच इज इक्वल टू 1। अब tan अल्फा की वैल्यू मैंने आपको क्या बोला था, अल्फा यहां से मिल जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू 1 किस पे होगी, tan, आपको पता है tan 45 डिग्री, पर हम इसको रेडियन में लिखेंगे tan π/4। तो कंपेयर करके अल्फा तो आपको मिल गया π/4। क्या अल्फा आपका आर्ग्यूमेंट है? अल्फा तो एक रास्ता है थीटा तक पहुंचने के लिए। अब थीटा कैसे देखेंगे, थीटा हम पहले देखेंगे क्वाड्रेंट पे बेस्ड। आप चेक करोगे कि जो आपका ए और बी है ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिंस ए की वैल्यू आपकी 1 है और बी की वैल्यू 1 है, इट लाइज इन, दोनों पॉजिटिव है ना, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस पे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ए 1 है बी 1 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो उस केस में थीटा आपका क्या था, अल्फा के इक्वल, फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आपका अल्फा के इक्वल था, तो अल्फा आपका π/4 है, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट आ गया, ये आपका आर्ग्यूमेंट आ गया, या यहाँ पे आपका मॉडुलस मिल गया था। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा और देखते हैं जिसमें क्वाड्रेंट के बारे में सोचना पड़े ढंग से। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है तो ये भी आपका स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ सॉल्विंग की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली इसको z लिया, -1 -√3 आयोटा, ठीक है, जिसमें आपको a कितना दिख रहा है -1 और b कितना दिख रहा है माइनस में √3। r निकालने में कोई ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है इसमें। मॉडुलस यहाँ पे हमने हेडिंग डाली, r लिखा, √a² + b², इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सोचो तो ये OP है, O से लेके P पॉइंट जो हमने ज्वाइन किया था। A यहाँ पे -1 है और B आपका यहाँ पे -√3 है। R की वैल्यू ये आ गया 1 + 3 √4 = 2, तो ये मॉडुलस मिल गया आपको,
ठीक है, ये आपका मॉड्यूलस मिल गया। अब आर्ग्यूमेंट मतलब आपको थीटा निकालना है, उसके लिए पहले आप क्या करोगे, tan अल्फा की रेशियो लोगे। तो आपने कंसिडर किया पहले tan अल्फा। tan अल्फा अगर आप कंसिडर करते हो, इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b बाय a, और b कितना है -√3 -1। अच्छा बाई चांस की बात है ये दोनों माइनस के थे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इन केस माइनस रह भी जाता तो भी मैं इसका आंसर पॉजिटिव ही लूंगा। अभी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव √3 आ गया। अब tan अल्फा √3, tan में √3 कहां पर होता है, tan 60 डिग्री विच इज tan π/3, tan π/3। तो आपको कंपेयर करने पे अल्फा तो π/3 मिल गया। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा केस है ये। आप ए और बी पे फोकस कर रहे हो यहाँ पे। तो ए की वैल्यू, ए कितना था -1, बी कितना है -√3। देखो इतना तो देखो हम सब बेसिक जानते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ए और बी दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा क्या था उस केस में, फॉर्मूला हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया था, माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा आपने जो निकाला हुआ है यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अल्फा की वैल्यू आपके पास π/3 है, तो थीटा आपके पास क्या आ गया, ये एलसीएम लिया आपने 2π/3 आ गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू -2π/3। ये आपके पास सिंपली आर्ग्यूमेंट मिल गया आपको। मॉड्यूलस सिंपल कॉन्सेप्ट, आर्ग्यूमेंट भी अगर आपको क्वाड्रेंट के फॉर्मूले याद है तो ये भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी तो हमने वो क्वेश्चन लिए जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं जो थोड़े स्कोरिंग क्वेश्चन है उनमें पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो देखते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे कि ये है आपका, है एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका ये, कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको कह रहा है पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अच्छा, पोलर फॉर्म का मतलब क्या था, आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें आर आपका मॉड्यूलस था और थीटा आर्ग्यूमेंट था। तो मतलब मुझे इनडायरेक्टली ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, लेकिन मैं आर और थीटा तभी निकाल सकता हूँ जब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इस पर थोड़ा सा हमने काम करना शुरू किया। हमने यहाँ पे z दिया हुआ है, या लेट कर लो, बात एक ही है, मतलब z के सामने हमने इसको, इस वैल्यू को ले लिया। अब इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर पे वर्किंग करोगे। न्यूमरेटर तो आपका 1 + 7 आयोटा, डिनोमिनेटर में आपका a - b का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। तो 2 - आयोटा का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या आएगा, 4 + आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab, मतलब 2 × 2 × आयोटा 4 आयोटा हो गया। आगे आयोटा स्क्वायर कितना है मेरे पास, -1। ओवरऑल सॉल्व करके क्या मिल गया मुझे, 1 + 7 आयोटा, 4 - 1 3, 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। अब आयोटा आपका क्या है यहाँ पे, आयोटा यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है, उसको हम रखते नहीं है। ये भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी है, आप इसको आप रैशनलाइज करोगे, सिंप्लीफाई करो। 1 + 7 आयोटा अपॉन में 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 आयोटा अपॉन में 3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या बनेगी, आप न्यूमरेटर नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3 + 4 आयोटा। फिर जब 7 आयोटा से करने की शुरू की कोशिश तो 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a - b a + b, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये सिचुएशन चल रही है। अब 3 अपनी जगह पे है, 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा कितना हो गया, 25 आयोटा, और 28 आयोटा स्क्वायर कितना आ गया, -28, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। नीचे वाले को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 9 - में 16 आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन है, ये फर्स्ट लेक्चर में हम काफी कर चुके हैं। -28 + 3 विल बी -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी 25 बन गया। तो विदाउट एनी डाउट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 25 अगर मैं कॉमन ले लूँ बच्चों तो -1 प्लस आयोटा अपॉन में 25 है। ठीक है ना, 25 कॉमन लिया तो z आपके पास क्या मिल गया, -1 प्लस आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके ऊपर हम r और थीटा की बात कर सकते हैं।
तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इतना सा तो लिख ही दूं कि कंपेयर करके a -1 दिख रहा है और b 1 दिख रहा है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। हेडिंग हमने डाली मॉड्यूलस की, कि मॉड्यूलस कैसे मिलेगा हमें, r √a² + b², जिसमें a आपका पीछे मैंने लिखा था -1 है और b आपका 1 है। तो इसकी वर्किंग पे तो कोई डाउट ही नहीं कि √2 हो गया, है ना, r तो मिल गया। फिर अगर मैं tan अल्फा कंसिडर करूं आर्ग्यूमेंट के लिए, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b/a। b की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, b की वैल्यू आपकी पॉजिटिव a है, +1, b की वैल्यू +1 और a की वैल्यू कितनी है, -1। अब देखो प्लस ये 1 -1 आपका -1 आ रहा है, लेकिन मोड की वजह से हम इसको क्या ले लेंगे, सिर्फ 1, और ये किस पे होता है tan में, 45 डिग्री मतलब π/4। तो आपको अल्फा फिर मिल गया आसानी से, अल्फा मिल गया। लेकिन अल्फा आर्ग्यूमेंट थोड़ी है, अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। हमने इसके बारे में सोचा कि भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सिंस a कितना था -1 और b कितना है 1, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, इतना तो सोच ही लोगे आप। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपके पास π/4 है, तो आपने क्या किया, पाई माइनस π/4 इट विल बी इक्वल टू 3π/4, थीटा मिल गया। और इस बार सिर्फ r और थीटा निकाल के बात खत्म नहीं होगी, इस बार आपको पोलर फॉर्म निकालनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, r कितना था √2, ये देखो r आपके पास √2 है, थीटा कितना है cos 3π/4, इधर भी प्लेस कर दिया थीटा और इधर भी प्लेस कर दिया। अच्छा, इसको अब आगे सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म थी आपकी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू मत सोचने बैठना, सोचोगे तो डायरेक्टली -1 प्लस आयोटा आ जाएगा, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो पोलर फॉर्म में सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट करके हमने छोड़ दिया। तो ये आपका मतलब स्कूल एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है पोलर फॉर्म का, ठीक है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होट्स लेवल का, वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। और लेकिन अब जैसे पीछे हमने कुछ लेक्चर लिए वो सारे बेसिक लेक्चर थे, हमने मॉड्यूलस पढ़ लिया, कॉन्जुगेट पढ़ लिया और पोलर फॉर्म तक पढ़ लिया। इन सबके मेंस लेवल पे किस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पहले आपको बताई जाएगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अभी एक क्वेश्चन बचा हमारा, पर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सारा टोटली उसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। आपका कॉम्पिटेटिव वाला पार्ट उसमें सारा हम कवर करेंगे। अभी आपका सीबीएसई का सारा पार्ट मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का खत्म कर दिया इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन के बाद। फॉर्म देखी हमने, बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रही, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हमने z लिया, आयोटा -1, करना वही है पोलर फॉर्म, तो अभी तो बहुत दूर है हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू रखी, नहीं तो मैं कैसे रैशनलाइज करूंगा ना, आयोटा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, ऊपर तो आयोटा -1 अपनी जगह पे ठीक है, cos π/3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री और उसकी वैल्यू होती है हाफ, प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री √3/2। अच्छा, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2 ऊपर चला गया ऐसे आयोटा -1 के पास, और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस आयोटा √3। फिर वही बात की आयोटा तो डिनोमिनेटर में हमने नहीं रखना, तो हमने इसको रेशनलाइज करना शुरू किया। यहाँ पे है आयोटा -1, 1 प्लस आयोटा √3 और ये हो गया 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा √3। क्लियर। अब z इज इक्वल टू 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा बाहर एज अ कोफिशिएंट, आयोटा से मल्टीप्लाई करा मैंने अंदर, तो ये हो गया आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर √3, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे a प्लस बी a माइनस भी लगेगा, तो आपके पास आ गया a² माइनस में b², a² माइनस b², ठीक है। तो z इज इक्वल टू यहाँ पे 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये तो वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी, आयोटा माइनस में माइनस माइनस आपका ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया। अच्छा, -1 प्लस आयोटा √3। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, चलो अभी देखते हैं, पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे 1 है, आयोटा स्क्वायर
आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इस तरह से चल रहा है। अब इसको ध्यान से देखें तो दो वैल्यूज ऐसी है जो विदाउट आयोटा है और दो वाली आयोटा के साथ है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो z अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है 2 आयोटा प्लस √3 -1 प्लस आयोटा √3, और अपॉन में था 3 + 1 + 3 था, ऐसे कुछ है ना। तो अब हमने इसको ना कंबाइन करना शुरू किया। कैसे कंबाइन करा, मैंने √3 -1 को एक साथ लिख दिया एक ब्रैकेट में, और ये आयोटा √3 प्लस आयोटा को एक साथ लिखा। अच्छा, अपॉन में कितनी हो गई वैल्यू, 4 हो गई। तो ऊपर √3 -1, यहां से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया √3 + 1, और इस 2 ने इस 4 को क्रॉस कर दिया तो 2 बचा नीचे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको ये दिख रही है अब, √3 -1 अपॉन में 2 प्लस आयोटा √3 + 1 अपॉन में 2। ये आपका अब जाके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिली है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट थोड़े भारी है। इन पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा अब सिंप्लीफाई करते करते, कि जैसे मुझे दिख रहा है a कितना है √3 -1 अपॉन में 2, और b कितना है √3 + 1 अपॉन में 2। अब देखो मुझे निकालना पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी मॉड्यूलस। तो आप मॉड्यूलस कैलकुलेट करोगे। मॉड्यूलस हमारे पास क्या था, r = √a² + b²। तो चलो हिम्मत रख के इसको सॉल्व करते हैं बस, और क्या है इसमें। a की वैल्यू कितनी है, √3 -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है। √3 -1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, √3 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर खोला, सॉल्विंग है बस, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन का काम है। ऊपर मैं a - b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस में 2ab, माइनस में 2 × √3 × 1 -2 √3 डिवाइडेड बाय कंप्लीट 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली इधर की बात करूंगा तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2 √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। आपने एलसीएम ले लिया, रूट के अंदर ही आपने जब एलसीएम ले लिया 4, तो वैल्यू क्या मिल रही है, 3 + 1 4, माइनस में 2 √3। सिमिलरली यहाँ पे 3 + 1 4 + 2 √3, तो 2 √3 से 2 √3 कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला यहाँ पे, 2 √3 और 2 √3 तो कैंसिल हो गया, 4 + 8 8/4। आपको फाइनली अब जाके आर के लिए 2 मिल गई, √2, आर के लिए √2 मिल गई, ठीक है। अभी हमें मॉडुलस मिल गया, अब आर्ग्यूमेंट रहता है, देखते आर्ग्यूमेंट देखते कैसे मिलेगा। हमने आर्ग्यूमेंट के लिए कंसिडर किया tan अल्फा को। tan अल्फा क्या था, tan अल्फा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b/a। अच्छा, तो b और a की वैल्यू भी थोड़ी ध्यान से रखनी पड़ेगी। b की वैल्यू थी कंप्लीट √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू कितनी है, √3 - 1 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 2 से 2 तो क्रॉस हो गया, √3 + 1 √3 - 1, यहाँ पे tan अल्फा आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि tan की अभी तक जो वैल्यू मिलती थी ना, हम आसानी से सोच लेते थे कि भाई ये वैल्यू π/4 है, ये π/3 है, सोच पाते थे। ये वैल्यू मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रही क्योंकि टेबल में तो वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रिगो पढ़ा है ढंग से तो हमने ये वैल्यू डिराइव की थी, और आपको उस टाइम पे मैंने बोला भी था कि कुछ ऐसी वैल्यूज है बच्चों जिनको ध्यान रखना, आपको आगे हेल्प हो जाएगी इसमें। ये आपकी वैल्यू tan 75 डिग्री की है, tan 75 डिग्री की। ये कैसे निकाली थी हमने, tan 45 + 30 लिख के tan a + b का फॉर्मूला लगाया था। अभी मैं आपको रफ में करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन का पार्ट नहीं है वर्किंग इसकी, पर मैं आपको समझा दूंगा। और डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, जैसे tan अल्फा, ये भी ट्रिगो का पार्ट है, आपके 75 डिग्री आ गया, तो आप इसको π/180 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रेडियन में कन्वर्ट होके मिल जाएगा, जो कि सॉल्व करके आपको मिल रहा है 5π/12, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्फा कितना आ गया, 5π/12, ये अल्फा आ गया। लेकिन फिर वही बात, अल्फा आया ना, थीटा थोड़ी आया। तो थीटा के लिए अब हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। मैं देख रहा हूँ a की वैल्यू कितनी है, √3 - 1/2, और b की वैल्यू कितनी है, √3 + 1/2। जरा चेक करना कौन सा क्वाड्रेंट है ये, a और b पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। देखो √3 की वैल्यू 1.732, 1.732 में से 1 माइनस करूंगा तो 0.732,
डिवाइडेड बाय 2, पॉजिटिव ही तो होगी वैल्यू। √3 + 1 1.7 + 1 रफली अगर बात करें 2.7/2 पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ए और बी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस केस में तो थीटा हमारा अल्फा होगा, मतलब थीटा भी 5π/12 आ गया, आपका आर्ग्यूमेंट मिल गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोलर फॉर्म का। तो पोलर फॉर्म क्या थी हमारे पास? पोलर फॉर्म थी हमारे पास z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें आप r कितना निकाल चुके हो √2 पीछे वाले पेज पे, और थीटा आपको क्या दिख रहा है 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12। तो आपकी रिप्रेजेंटेशन तो कंप्लीट हो गई, पर मैंने आपको कहा कि 2 मिनट सुन लो कि ये वैल्यू भी कैसे आई। ये मैं आपको रफ में दिखा देता हूँ कि जैसे, ठीक है, ये उसकी रफ वर्किंग है। क्वेश्चन में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप tan 75 डिग्री की बात करते हो तो हमने क्या सीखा था ये, कि इसको मैं tan 45 + 30 डिग्री में लिख सकता हूँ, और tan a + b क्या होता है tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a tan b। ठीक है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1 × 1/√3। वैल्यू प्लेस कर रहा हूं बस, एलसीएम ले लिया, √3 + 1 अपॉन में √3, अच्छा डिवाइडेड बाय, इधर एलसीएम लिया √3 - 1 अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो tan 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने कहा था ये वैल्यू याद रखना आप। अब ये पूरा करके थोड़ी दिखाएगा हम एग्जाम में, डायरेक्टली यूज करेंगे। अच्छा सिमिलरली tan 15 डिग्री भी आपको याद करवाया था मैंने, उसमें सिर्फ इतना फर्क था कि ये दोनों ऐसे डिवाइड में आ जाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे। ठीक है, तो बेसिक आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का सब करा दिया। 5.1, 0.2, मिसलेनियस एक्सरसाइज 0.3 आपकी क्वाड्रेटिक की है, 5.1, 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हमने कर ली, और मिसलेनियस के जितने कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है सब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसका और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो अभी हमें पढ़ना है। हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना है, डी मोइरस थ्योरम पढ़ना है, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, और जो आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट, मॉडुलस पढ़ाना, इन सब की भी प्रॉपर्टीज है जो हमारी कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस में यूज होती है। तो वो आगे के लेक्चर्स उस पर बनाते हैं। ठीक है, अभी आप पहले स्कूल लेवल का ये कंप्लीट कर लो आज इस लेक्चर से, बाकी फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू।